बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज इंशाल्लाह हम द कंक्लूडिंग सेंटेंस करेंगे, यानी कि 31 लेक्चर हमारा सेकंड पार्ट है इसका। ये कंक्लूडिंग सेंटेंस वो होता है जो कंक्लूड कर रहा हो, आपके पैराग्राफ का रिजल्ट बता रहा हो, यानी कि जिसको आप नतीजा कहते हैं उसको कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं हम। टॉपिक सेंटेंस और सारी चीज़ याद है ना पिछली, उनको रिकॉल करें तो फिर आपको ईजी होगी समझने में। वेल, कंक्लूडिंग सेंटेंस के जो पर्पसेज हैं टू, ये आपको पता है, अपने मेमोराइज करने क्या क्या हैं देखते हैं। इट सिग्नल्स द एंड ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ खत्म होने का हमें सिग्नल देता है कि यहाँ पैराग्राफ हमारा खत्म हो रहा है। फॉर दिस यू शुड यूज वर्ड लाइक इन कंक्लूजन, इट्स इन समरी और फाइनली। इसके लिए आपको ये सारे लफ्ज यूज करने हैं, लेकिन ये आपको लिखना नहीं है इसके साथ, ठीक है। ये मैं अनबोल्ड कर लूँ, मैंने ये देखा नहीं पहले। वेल, आपने ये बात याद रखनी है, ये इन कंक्लूजन, समरी और फाइनली, कि आपको इस ये वर्ड यूज करना है कि मैं अपनी बात खत्म करते हुए, इन कंक्लूजन, या एट लीस्ट भी, एट लास्ट भी आप कर सकते हैं, या और भी ढेर सारे वर्ड है, लेकिन ये मेन है, ये अपने याद रखने हैं। लेकिन याद आपने सिर्फ इतना करना है कि ये टू पर्पज है, कि ये पर्पज है और एक ये पर्पज है। अगर ये पर्पसेज लिखना है को आ जाता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, फिर आपने ये नहीं लिख देना कि यू, फिर एग्जाम में कहेगा कि मुझे कहा गया कि मैं ये चीज़ें याद रखूँ। इस तरह की बेटा चीज़ें छोटे छोटे नोटिस किया करें। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ना इसके ऐसे बड़े बड़े ब्लंडर करते हैं और इससे ये पता चलता है उनका बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है पेपर पे। वेल छोड़ें, आपने ये टू पर्पज मेमोराइज कर लेना है कंक्लूडिंग सेंटेंस के। इट गिव्स अ फाइनल कमेंट हो योर टॉपिक, तो आपके टॉपिक पे फाइनल कमेंट होता है, डेफिनेटली लास्ट कमेंट होता है, और कंक्लूडिंग आइडिया जो होता है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्लूडिंग सेंटेंस। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं जो ये दो टाइप्स जो हमारी कंक्लूडिंग सेंटेंस की हमें इलिस्ट्रेट करती हैं, बताती हैं। द कंक्लूडिंग सेंटेंस में रिपीट द मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक सेंटेंस इन डिफरेंट वर्ड्स, और इट समराइज द मेन पॉइंट टू द पैराग्राफ विच आर नॉट स्टेटिंग द टॉपिक सेंटेंस। समझ आ गई कि कंक्लूडिंग आइडिया ऐसे भी हो सकता है कि वो टॉपिक जो सेंटेंस है या मेन आइडिया उसको रिपीट करे, जैसे हो सकता है उसको समराइज करे इस तरीके से कि जो टॉपिक सेंटेंस में यूज नहीं हुआ। ओके, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। सिनोनिम्स के एग्जांपल्स देखते हैं पहले। मोस्ट पीपल थिंक ऑफ सिनोनिम्स एज वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग। बल्कि मैं भी ऐसे सोचती हूँ, मोस्ट पीपल नहीं, मुझे लगता है सारे के सारे लोग यही सोचते होंगे, सिवाय जिनको पता है कि सिनोनिम्स क्या होते हैं। वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग, मतलब उसके मुतरादिफ अल्फाज, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि एक अल्फाज होता है जिसके दो अल्फाज सेम होते हैं, उनके एक जैसा मीनिंग होता है, उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या है, बट इट इज ईजी टू शो दैट सिनोनिम्स आर ऑलवेज पार्शियल, नेवर कंप्लीट। लेकिन ये आसान है दिखाना कि जो सिनोनिम्स हैं कि वो पार्शियल का ये मतलब है वन साइडेड होते हैं, कंप्लीट नहीं होते। नेवर कंप्लीट का मतलब पूरे कंप्लीट नहीं, बाइस्ड होते हैं। टाल एंड हाई आर यूजली कंसिडर सिनोनिम्स, लेकिन सिनोनिम्स ये बनते नहीं है ना। टाल तो लंबा होता है और हाई का मतलब किसी और माना में हाई होता है। छोटे वर्ड्स आप समझ सकते हैं इनको, तो यूजली कंसिडर सिनोनिम व्हाइल वी कैन हैव बोथ टॉल बिल्डिंग एंड हाई बिल्डिंग, वी कैन नॉट बोथ हैव अ टॉल बॉय एंड अ हाई बॉय। समझ आई कि हम ऐसा तो कह सकते हैं कि टॉल बिल्डिंग है और हाई बिल्डिंग है, ठीक है, इसका ये मतलब है कि लंबी सी बड़ी सी बिल्डिंग है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते टॉल बॉय तो ठीक है लंबा लड़का, हाई बॉय नहीं कह सकते हम इसको, ठीक है। समझ आ गया ना आपको, सिनोनिम्स नहीं है, ये पार्शियली होता है और दे कैन नेवर कंप्लीट, ऊपर हमने पढ़ा है। Therefore, we should be careful in choosing words because many words that we consider turn out not to be really synonyms. कि इसलिए हमें क्या केयरफुल, बहुत ज़्यादा मुख्तात होना चाहिए अपने लफ्ज़ चूज़ करने के लिए। पैराग्राफ लिख रहे हो, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे रहे हो, या टॉपिक सेंटेंस कुछ भी लिख रहे हो, हर एक में, क्योंकि वर्ड्स ऐसे नहीं होते जैसे हम उसको परसीव करते हैं, खासतौर पर जो सिनोनिम्स होते हैं। रिपीट्स मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। वेल, Some people delight in inflicting pain or harmless little creatures. कुछ जो है खुश होते हैं किसमें, inflicting pain और harmless little creatures, यानी कि जो कुछ नहीं कहती, हार्मलेस होती हैं। हार्मलेस का मतलब होता है बेजरर। उन छोटी मखलूकात को क्या कहते हैं, इन्फ्लिक्टिंग पेन, उनको तकलीफ पहुंचा के ना खुशी महसूस करते हैं। बदतमीज बच्चे होते हैं ना कुछ ऐसा, यानी कि छोटी छोटी बिल्लियों को या छोटे पपीज को ऐसे तंग किए जाते हैं, ऐसे पाँव के नीचे देते रहते हैं, छोटी जो चूंटियां हैं उनको। अच्छा, हार्मलेस लिटिल क्रिएचर्स को वो क्या करते हैं, तकलीफ पहुंचा के बेजरर, यानी कि बिल्कुल जो हमें कुछ भी नहीं कहती, हमारे लिए हार्मलेस है, तकलीफ पहुंचा के उन्हें खुशी महसूस करते हैं। सच एज फ्लाइज, वोम्स एंड फ्रॉग्स। देखे ना, मक्खियां होगी, वोम्स हो गए, और फ्रॉग्स छोटे मेंढक हो गए। दे ऑल्सो टेक प्लेयर इन किलिंग दम, वो उनको मारने में भी खुशी महसूस करते हैं। दिस इज वेरी क्रूअल ऑफ दम, ये बहुत जुल्म है उनके साथ। दे आउट नॉट टू डू सो, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज रॉन्ग टू काज अननेसेसरी पेन टू एनी क्रिएचर, क्योंकि किसी भी मखलूक को बिला जरूरत कोई तकलीफ देना गलत है, और गुनाह भी एक सेंस में आ जाता है। हमारी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रॉन्ग है। बिसाइड्स, इसके अलावा, फ्रॉम बीइंग क्रूअल टू लिटिल एनिमल्स, छोटे जानवरों के साथ जालिम होने की बजाय
men and often led to become cruel to the fellow creature. इस तरह being cruel, इस तरह जुल्म उनके साथ करते हुए जो क्या इंसान को लेड करता है, यानी कि उसकी रहनुमाई करता है कि वो अपनी जो फेलो क्रिएचर अपने साथ के मखलूक है उसके साथ भी वो जालिम हो जाता है, यानी फिर वो इस्लाम के इंसान के साथ भी जुल्म पे उतर आता है. एंड दे लर्न टू डू वेरी क्रूअल डीड्स, और वो क्या करते हैं, सीख लेते हैं बहुत ज्यादा जालिम काम, जुल्म वाले काम करना. Whenever a man is tempted to hurt or kill any such creature, जब भी कोई इंसान किसी भी ऐसी छोटी मखलूक को कत्ल करता है या उसको तकलीफ या नुकसान पहुंचाता है, ही शुड पास टू थिंक, उसको ये सोचना चाहिए, हाउ ही वुड फील इट इफ एनी क्रिएचर मोर पावरफुल देन ही, कि वो कैसा होगा जब मतलब वो कैसा फील करेगा अगर कोई भी क्रिएचर, कोई भी मखलूक जो उससे पावरफुल हो, उससे ताकतवर हो, वर्ड टू डू द सेम टू हिम, वो भी उसके साथ ऐसा ही करे. यानी कि जब इंसान किसी छोटी मखलूक को, किसी अदना मखलूक को नुकसान पहुंचाए या कत्ल करने लगता है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि कोई भी जो पावरफुल मखलूक है उससे बड़ी है, वो अगर उसके साथ ऐसा करे, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाए, उसे तकलीफ दे, उसे कत्ल करे, तो फिर उसको कैसा फील होगा, उसको अपने लिए उस बात को करना चाहिए. वेल, ये हमारा पैराग्राफ है, मैंने आपको अच्छे से इसलिए समझाया कि आप इसको अच्छे से समझे और कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसमें से आप नोट डाउन करें. देखें, concluding sentence summarize the main 2 points not specifically stated in the topic sentence. ये जो हमारे पास हमें इटालियन में आपको नजर आ रहे हैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कि इधर आपको बात जो मेन आपको बतानी है, मतलब पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आप ठीक ना, लेकिन आपको पता चल गया कि आपको क्या बताया गया कि इंसान को चाहिए कि अपने छोटे अदना मखलूकात उन पे जुल्म ना करे, और अगर वो ऐसा करने लगे, जब उनको जुल्म या उसको कत्ल पे उनको मजबूर करे, उसका नफ्स या वट करने लगे, तो उसे सोचना ये चाहिए कि जो उसे पावरफुल क्रिएचर है, अगर वो उसके साथ ऐसा करती तो वो कैसे होता. फिर जब इंसान जब पर्सनली इसको सोचता है तो वो होप्स हो कि वो उससे अल्लाह अगर उसको तौफीक दे तो वो इस काम से बाज आ जाता है, रुक जाता है. मतलब ये एक इन अ सेंस मॉरल सेंस में कह रहे हैं, रिलीजियस सेंस में एक आपको आइडिया जो आप कन्वे करना मकसद था. आपको कंक्लूड आपका यही है, इसमें बातें आपको बताई गई हैं कि जो वो किसको चूंटियों को मार देते हैं, यानी कि किल कर देते हैं, फ्लाइज को, मेंढकों को, और ये सारी बातें, और छोटी क्रिएचर को, और ऐसे होता है कि उनको तकलीफ देके खुशी महसूस करते हैं, उनको तंग करते हैं. अब ये सारी कहानी बांधने का मतलब जो था कंक्लूड आपको समझाना, ये वाली लाइन्स थी, 2 लाइनें, और आपको पता है ये जान पैराग्राफ की फील हो रही है ना, आपने खुद सारा पढ़ा है कि वो तो ठीक है बच्चे तंग करते हैं, ये वो, अच्छा जो उनको तंग करता है वो खुद भी जालिम हो जाता है, यानी कि इंसानों के साथ भी जुल्म करने लगते हैं, तो सारी बातें. लेकिन ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं है. होप सो आप मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कर गए होंगे. आगे प्रैक्टिस करते हैं हम, यू विल बी फर्दर क्लियर. ओके, प्रैक्टिस नंबर 4 देखिए, राइटिंग कंक्लूडिंग सेंटेंस. इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस, डिटरमिन द मेन आइडिया ऑफ द ईच पैराग्राफ. पहले तो आपने टॉपिक सेंटेंस अंडरलाइन करना है, या खुद अंडरलाइन हुआ होगा, देख लेते हैं हम क्या करना है. मेन आइडिया जो पैराग्राफ का है वो आपने डिटरमिन करना है. Add a good concluding sentence at the end of paragraph using signal words. Finally, to sum up, at last, in conclusion. Signal words का मतलब क्या है, ये वर्ड साइंस चीज पे देते हैं कि ये जो पैराग्राफ का ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है खत्म हो रहा है. ऊपर के पैराग्राफ में तो नहीं था, लेकिन हमें इधर ऐड करना है, बल्कि आई थिंक सो ऐड हुआ है. देख लेते हैं पैराग्राफ नंबर 1. द साइंटिस्ट is more interested in doing scientific work than in defining it. जो साइंसदान सॉरी होते हैं वो ज्यादा दिलचस्पी लगते हैं कि वो साइंसी काम करे, बजाय इसके कि वो उसको डिफाइन करें. डिफाइन तो जो थ्योरी पढ़ते हैं वो करते हैं ना, वो काम करने में प्रैक्टिकल में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. He sometimes says that a piece of work, a book is unscientific. बाजू का ये कहा जाता है कि जो बीस वर्क है, कोई काम हुआ हुआ या कोई किताब है, वो अनसाइंटिफिक होती है, जिनकी गैर साइंसी होती है. व्हाट ही एक्चुअली मीन्स बाय दैट फ्रेज इज दैट इट इज एन एग्जैक्ट. इस फ्रेज का जो एक्चुअल मीन है वो क्या है, असल मतलब इसका ये कि एन इनएग्जैक्ट होती है. डेफिनेटली वो ऑब्जर्वेशन पे और वो ऐसे प्रैक्टिकल पे बेस नहीं होती, वो तो थ्योरी होती है ना, लिखी होती है. दैट इट इज बैडली अरेंज, कि वो बुरी तरह से अरेंज होती है, मतलब अच्छे तरीके से अरेंज नहीं होती, जैसे आप प्रैक्टिस में करते हैं, प्रैक्टिकल साइंटिफिक जो रिसर्च है उसमें करते हैं, वैसे वो अरेंज नहीं होती बुक. दैट इट जम्प्स टू कंक्लूजन विदाउट सफिशिएंट एविडेंस, के बगैर ज्यादा सबूत दिए वो अपने कंक्लूजन की तरफ जंप कर जाती है. और व्हाट द ऑथर हैज अलाउड हिज पर्सनल prejudices टू इन्फ्लुएंस हिज रिपोर्ट. और क्या ऑथर को क्या होता है, उसको इस चीज का अलाउड कर दिया जाता है कि वो अपने पर्सनल प्रेजुडिस इम्तियाज करने को, फर्क को, मतलब जो राइटर के अपने तासुब की बेस पे जो उसका वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू, वो इन्फ्लुएंस करता है उसकी रिपोर्ट पे. अच्छा, बात अपने समझ लिया. आप देखते हैं, बाय साइंटिफिक वर्क दैट ही मीन दैट विच इज एज एग्जैक्ट एज इज पॉसिबल, ऑर्डरली अरेंजमेंट एंड बेस्ड ऑन साउंड एंड सफिशिएंट एविडेंस.
इट मीन्स कि हमारा साइंटिफिक वर्क से हमारी मुराद क्या है। हमारी मुराद है कि ऐसा जो वर्क है वो क्या होता है, एग्जैक्ट, वो बिल्कुल ठीक होता है। कहाँ तक ठीक होता है, जहाँ मुमकिन हद तक ठीक होता है, जहाँ तक हम उसको ठीक कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं, बल्कि करते हैं। ऑर्डरली अरेंजमेंट्स में होता है। अरेंजमेंट का आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हर चीज़ में ऊपर हमने पढ़ के आए हैं। अच्छा, ठीक तरीके से अरेंज हो जाता है और बेस होता है सफिशिएंट एविडेंस पे। बहुत ज़्यादा काफ़ी सबूत जो काफ़ी शवाहिद हैं वो दिए जाते हैं उसको अपनी चीज़ को प्रूव करने के लिए, एविडेंस दिए जाते हैं ताकि ये जो ट्रू है वो लिटरली लग सके। अब देखें आपने इसमें क्या किया, टॉपिक सेंटेंस आपने डिटरमाइन करना है इसमें से। तो बच्चों टॉपिक सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस आप देखें तो बल्कि मुझे लगता है मुझसे पहले आपने इसको डिटरमाइन कर लिया होगा कि फर्स्ट सेंटेंस इज द टॉपिक सेंटेंस। अच्छा, हमारा जो फोकस है वो कंक्लूडिंग सेंटेंस इधर समझना है। फर्स्ट सेंटेंस हमने डिटरमिन तो कर लिया कि टॉपिक सेंटेंस है ऊपर, लेकिन क्या है जो हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस मेन फोकस है वो तो ये हमारा दिया हुआ है हम प्रैक्टिस के लिए, मतलब पहले ऑलरेडी इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, ये हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस है। मेन पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये नोट करें कि आपका जो टॉपिक सेंटेंस है क्या था कि साइंटिस्ट इज मोर इंटरेस्टिंग इन डूइंग साइंटिफिक वर्क देन इन डिफाइनिंग इट। कि साइंटिस्टान जो है साइंटिफिक वर्क करने में ज़्यादा, उसको डिफाइन करने से ज़्यादा करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो हमारे जो आइडिया मेन आइडिया उसको रिपीट करता है, और कुछ या तो रिपीट करता है यूजुअली, और या करता है कि उसको ऐसी चीज़ें बताता है जो हमारे टॉपिक सेंटेंस में नहीं होती। अब देखें ये इस चीज़ को एग्जाम्पल से प्रूव कर रहा है, मतलब ये इस चीज़ की इलिस्ट्रेट करके उसको हमें बता रहे हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस हमारे टॉपिक सेंटेंस को, और बाकी जो बॉडी पैराग्राफ की वो तो है ही है। इसमें भी ये बता रहा है कि साइंटिफिक वर्ड से जो क्या हमारा मतलब ये होता है कि पॉसिबल नॉलेज जो है, पॉसिबल नॉलेज वो ये मैंने आपको आगे ट्रांसलेट कर दिया। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे हिसाब से ये साइंटिफिक वर्क में इंक्लूड है। कौन सा साइंटिफिक वर्क, जिसमें जो राइटर्स है वो साइंटिस्ट हैं जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं, साइंटिफिक वर्क जो करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उससे हमारी ये मुराद है। पैराग्राफ उसने स्टार्ट किया, उसने आपको बताया कि साइंटिफिक वर्क में जो इंटरेस्टेड होते हैं, आगे उसने ये सारा कुछ उसके बारे में बताया, लेकिन कंक्लूड उसने ये किया कि साइंटिफिक वर्क से हमारी ये मुराद है। ठीक है, बात खत्म हो गई। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पैराग्राफ देखें, फर्दर क्लियरनेस। द हैबिट ऑफ इकोनॉमी कैन इजीली बी फॉर्म इफ वी हैव अ विल टू सेव। कि जो हमारी माशत की हैबिट है, आदत है इकोनॉमी की, वो अच्छे तरीके से बिल्कुल फॉर्म हो सकती है, बन सकती है, अगर हम ये चीज़ लर्न कर लें कि हमें सेव कैसे करना है। यानी विल हो, हमारी विल का मतलब रहता है कि हमारा यानी कि हम रजामंद हो अपना मनी जो है वो सेव करने के लिए, तो हमारी इकोनॉमी अच्छी हो सकती है। वेल, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस हैबिट, पहली जो चीज़ है इस आदत को बनाने के लिए, इज इन द केस ऑफ मैनी अदर्स, जो दूसरे भी बहुत से केसेस में होती है, वो क्या है, इज टू मेक बिगनिंग, शुरुआत इसकी हमें कैसे की जाए। सारे केसेस में ये होता है कि हम उसकी बिगनिंग पहले देखते हैं, हर चीज़ की बिगनिंग बनानी होती है। इसमें भी ऐसा है कि हमें उसकी पहले बिगनिंग देखनी है। इट डज नॉट मैटर विद वट सम वी बिगिन, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि हम कितने सम से बिगिन करें, मतलब कितनी रकम से हम शुरू करें, कितनी रकम सेव करने से हम शुरू करें। वी शुड मेक यूज ऑफ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक अ बिगिनिंग, हमें पहली अपने अपॉर्चुनिटी पे, पहले मौके पे क्या करनी चाहिए, अपने बिगिनिंग आगाज कर लेना चाहिए। ये नहीं कि हम कितना आगाज करें, मतलब इनिशिएट ले लेना चाहिए हमें। सेकेंडली वी शुड कीप दिस हैबिट अलाइव बाय कंसिस्टेंट एफर्ट, हमें कंसिस्टेंट यानी कंटिन्यूसली एफर्ट करनी चाहिए इस पे। हमें एक चीज़ जब हम शुरू कर लें मतवातर हमें रोज करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम कितना सेव कर रहे हैं, ये कि हम कर रहे हैं सेव, ठीक है, हमें इस पे कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपनी एफर्ट पे। ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली बाय अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये सब कुछ कब पॉसिबल तब है, मुमकिन तब है जब हमारे स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, कुछ करने की जो हमारे पास पावर है, हमारी ताकत है, विल है, रजा है हमारी, वो स्ट्रॉन्ग होगी। इफ वंस वी डिसाइड टू सेव, अगर हम सेव करने का फैसला कर लें, वी शुड स्टार्ट इमीडिएटली, तो हम उसको स्टार्ट कर लेंगे फौरन इमीडिएटली। पैराग्राफ आपने देखा, यू हैव टू राइट इट्स टॉपिक्स इन कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब अच्छे बच्चों की तरह जैसे हम पहले करते हैं, इसको वीडियो को पास करें, खुद से लिखें, कोशिश करें, गलत लिखें, जैसा भी लिखें खुद से लिखें, फिर आप देखें क्या आगे मैंने क्या बताया और आपको उससे कितना रिजेंबल करता है पैराग्राफ। ओके, कंक्लूडिंग सेंटेंस, उम्मीद है कि आपने लिखा होगा। वेल देखें, आपको नजर आ रहा है, बल्कि आपने मुझसे पहले नोटिस किया है कि जो हमारा लास्ट सेंटेंस है हमारा कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ, फुल स्टॉप से सेंटेंस खत्म होता नहीं, खत्म हुआ, हमने इसको कंप्लीट करना है बाय कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आपने लिखे होंगे वो। अच्छा, अब सुने कि इसमें हमने पढ़ा है किस बारे में, सेविंग के बारे में, कि हम सेविंग कैसे करते हैं, हमें कैसे कैसे हैबिट डेवलप करनी चाहिए, सारा कुछ। अब देखिए, इफ वंस वी डिसाइड टू सेव, अगर हम ये
फैसला कर लें सेव करने का, वी शुड स्टार्ट इमीडिएटली इमीडिएटली के बाद कॉमा, फिर 10 कॉमा, इट इज ईजी टू फॉर्म द हैबिट ऑफ सेविंग, कि हैबिट ऑफ सेविंग यानी कि सेविंग की जो आदत बनाना है वो आसान है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप आधी लाइन से आपने अपने पूरे पैराग्राफ को जो है कंक्लूड कर दिया। और भी इसके आप ऐसे लिख सकते हैं, दस इट इज ईजी टू बिगिन द हैबिट ऑफ सेविंग, हैबिट ऑफ सेविंग जो उसको शुरू करना भी आसान है, क्योंकि हमने ज्यादा उसमें शुरू करने की बातें बताई है ना इधर, ये नहीं है कि आप कितना करें, ये है कि आप कर रहे हैं और उसको कंसिस्टेंट कर रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं आप, दस इट इज ईजी या इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फॉर्म या टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग्स, मतलब आइडिया आपने वही एक्सप्रेस करना है जो अपने पैराग्राफ में देखा है, उसको कंक्लूड कर देना। आप कुछ भी वर्ड चूज करें, कैसे भी करें, लेकिन यू शुड चूज एक्यूरेट वर्ड्स एक्यूरेट होने चाहिए ग्रामेटिकली, और वैसे एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आप जो कुछ लिख के अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करना चाहें, यू शुड आपको करना चाहिए और आप खुद ही करेंगे इंशाल्लाह। पैराग्राफ नंबर 3 देखें, There are numerous everyday words in English that have come from the other language. इंग्लिश की जुबान के बहुत से ऐसे लफ्ज हैं जो रोजमर्रा यूज होते हैं वो दूसरी जुबानों से आए हैं। इंग्लिश स्पीकर्स रिलैक्सिंग एट होम, इंग्लिश स्पीकर आराम से घर में आराम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे पुट ऑन पजामाज विच इज अ पर्शियन वर्ड। आप एग्जाम्पल देखें, पजामा की एग्जाम्पल ली जा सकती है कि ये एक पर्शियन वर्ड है लेकिन इंग्लिश में यूज होता है। अ स्लीप इन द आफ्टरनून इज कॉल्ड सेस्टा, जो आफ्टरनून के जो स्लीप है उसको जब केलूला भी कहते हैं अरेबिक में या अपनी वर्डिंग में, तो उसको सेस्टा कहते हैं। स्पेनिश वर्ड, ये एक स्पेनिश वर्ड है। व्हेन वी वॉश अ हेयर वी शैम्पू इट फ्रॉम द साउथ इंडियन वर्ड शैम्पी, ये साउथ इंडिया का वर्ड है शैम्पी, चैम्पी भी इसको कहते हैं, शैम्पी भी कहते हैं। और जब हम अपने बाल धोते हैं तो हम इसको शैम्पू से धोते हैं, जो साउथ इंडिया का वर्ड है। पैराग्राफ 3 हो गया, ठीक है। यू हैव टू राइट द कंक्लूडिंग रिमार्क्स योरसेल्फ, ठीक है, खुद से लिखें, मैं तो आपको बताऊंगी। वेल लिख लिया होगा होप सो, ठीक है ना, अच्छे बच्चों की तरह। आप बच्चे लिखेंगे तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप लेक्चर को 50 बार सुन लें, आप ये कि मुझे समझ भी अच्छे से आ गया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू कैन नॉट डू बेटर, आप अच्छा कर ही नहीं परफॉर्म सकते जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ना करें। मैं तो आपको करवा रही हूँ, लेकिन जैसे आपको कहती हूँ वैसे आप खुद पास करके वीडियो लिखा करें। ज्यादा लेक्चर नहीं मैं आपको देती, दूसरे वाला आपने लिख ली होगी होप सो। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें किसका जिक्र हुआ है, हमारा जो टॉपिक सेंटेंस है वो तो डेफिनेटली पहला ये हम समझ सकते हैं इसको। तो इंग्लिश जो है वो अपनी वोकैबुलरी, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं दूसरी ज़बानों के, ये सारी बातें। फिर बीच में 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, एक पजामा की और एक साइस्टा की और एक शैम्पू की, 3 एग्जांपल्स बल्कि दी गए हैं। अब हमने कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखना है। आपने ऊपर देखा कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स को हम मोस्टली हमें कहा गया है, ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि हमें ये लिखना चाहिए कुछ वर्ड से, सिग्नल वर्ड्स जिनको हम कहते हैं, सम अप, दस, बाय कंक्लूडिंग, एंड आई वुड टू से एट लास्ट, और कुछ भी इस तरह के ढेर सारे वर्ड्स हमने ऊपर देखे हैं। तो हम इधर जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं कि इन द एंड भी आप कर सकते हैं, और आप उसको कहते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बाय कंक्लूडिंग माई टॉपिक आई वुड लाइक टू से। अगर आप खुद से लिख लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट है, ईजी है, मैं आपको वो आपको बताती हूँ। एट द एंड we can say that English is very rich in its dictionary या in its vocabulary, तो इंग्लिश जो अपनी vocabulary में बहुत ज्यादा रिच है, उसकी बहुत ज्यादा वास्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ vocabulary है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि द इंग्लिश है, भी एक बेटा कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, हमें सिर्फ सिग्नल देना है कि ये कंक्लूड हो रहा है हमारा पैराग्राफ, ये उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इंग्लिश इज वेरी रिच इन इट्स vocabulary, या ऐसे भी लिख सकते हैं, the English vocabulary is very vast, या English language is very vast in vocabulary। आप समझ रहे हैं ना कि एक ही बात को मैं कभी कैसे रिपीट करी हूँ, कभी कैसे, कभी कोई सिग्नल वर्ड लगा के, कभी कोई सिग्नल वर्ड लगा के, लेकिन आपने ये करना है कि एक्यूरेट हो आपका सेंटेंस भी और आपका सिग्नल वर्ड भी। होप सो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं राइटिंग प्रैक्टिस होमवर्क, ये अपने खुद से करनी है। चूज अ टॉपिक फ्रॉम द लिस्ट बिलो एंड राइट अ पैराग्राफ ऑफ 4 to 5 सेंटेंस इन द लेंथ। पहला टॉपिक देखें, स्टेप 1 आपने क्या करना है, बिगिन जो पैराग्राफ विद अ गुड टॉपिक सेंटेंस, अच्छे से टॉपिक सेंटेंस से अपना पैराग्राफ शुरू करेंगे। राइट जनरल सपोर्टिंग सेंटेंसेस दैट एक्सप्लेन और सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस, जनरल सपोर्टिंग डिटेल्स लिखनी है, सेंटेंसेस लिखने हैं जो आपके टॉपिक को या आपके टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हो। थर्ड पे आपने क्या करना है, राइट अ गुड कंक्लूडिंग सेंटेंस, अच्छा सा कंक्लूडिंग सेंटेंस भी लिखना है। ये 3 टॉपिक्स आपको देंगे, अरेंज मैरिजेस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान और कंप्यूटर्स, और ये आपका टाइम लिमिट और वेल जो भी है आपके लिए।
अच्छा, अब मैंने आपको सारी प्रैक्टिसेस भी कराई, सब कुछ करवाया, लेकिन ये नहीं करवाने, ये आपने खुद से लिखना है और जरूर लिखने हैं अच्छे बच्चों की तरह। आपने इनमें सिर्फ 3 ही तो काम करने हैं। टॉपिक सेंटेंस लिखना है आपको, इतना डिटेल से पढ़ा है आपने पीछे, टॉपिक सेंटेंस और सब कुछ। स्पोर्टिंग डिटेल्स लिखनी है, तो 2-4 उसमें बातें लिख दें। टॉपिक्स मुश्किल भी नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। आप बेशक गलत लिखें, पहली बार लिखें गलत लिखें, आप उसको चेक करें, ठीक है, आप जैसे भी। अब दूसरी बार लिखेंगे और बेटर होगा। बल्कि मैं आपको, अगर मैं आप मेरी बात माने अच्छे बच्चों की तरह, तो आप इस तरह करें, आप तीनों टॉपिक्स पे लिखें। एक एक पैराग्राफ, सिर्फ 6-7 लाइनें, ज्यादा या आध, बहुत ज्यादा बड़ा भी हो गया तो 10 लाइनें, 10 भी बल्कि बहुत ज्यादा, 4-5 लाइनों का पैराग्राफ। आपने जो मेन चीजें लिखनी है, टॉपिक सेंटेंस, स्पोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूडिंग रिमार्क्स, ठीक है। आप इससे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, बल्कि इंशाल्लाह द बेस्ट कर पाएंगे। इसको जरूर करें और जरूर करें अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।